अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी 10वीं जमात की मुताले पाकिस्तान। ये हमारा उसका आज पहला लेक्चर है। तो हम ये इसको बाब नंबर हम 6 कहते हैं। ये 10वीं किताब का हमारा पहला चैप्टर है, पहला बाब है। लेकिन 9th में पहले 5 चैप्टर हैं, तो उसको कंटिन्यू करते हुए 10वीं में ये छठा ये चैप्टर है और 10वीं का वैसे ये पहला लेक्चर है, पहला चैप्टर है। तो हमारी 9वीं किताब की जो तारीख़ पाकिस्तान की हिस्ट्री थी वो ख़त्म हुई थी 1971 तक, जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। तो हम अब वहाँ से शुरू कर रहे हैं 1971 से आगे के वाक़यात के बारे में, पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर हुकूमत। जब 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान जो है एक अलग मुल्क बांग्लादेश बन गया, तो उसके बाद 20 दिसंबर 1971 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है वो पाकिस्तान का हुकूमत दे दी गई। तो उन्होंने पाकिस्तान के बतौर चौथे सदर के तौर पर हलफ उठाया और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान के पहले सिविलियन चीफ मार्शल लॉ भी थे। उन्होंने एक सिविल मार्शल लॉ लगाया था, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा अलग मुल्क बन गया था और अवाम में बहुत मायूसी थी। तो हालात को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगा दिया। हालांकि ये फ़ौजी नहीं थे, एक सियासतदान थे, लेकिन हालात को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान के ये पहले चीफ मार्शल लॉ भी थे और उन्होंने 20 दिसंबर 1971 को सदर पाकिस्तान का हलफ भी उठाया। थोड़ा सा हम तारुफ पढ़ते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं ये जनवरी 1928 को रत्तो डेरो, जो उस वक्त सुबह मुंबई था, उसमें पैदा हुए। अब बाद में फिर वो अलग होकर सिंध अलग सूबा बन गया, उसमें पैदा हुए। इनके सियासी कैरियर का आगाज़ 1963 में हुआ, जब ये सदर अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान के ये वज़ीर ख़ारजा बने। ये 1963 से लेकर 1966 तक पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पर, 8वें वज़ीर ख़ारजा के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे। और 1966 में मुआहदा ताशकंद पर इख्तलाफ इनका हुआ सदर अयूब ख़ान से, और इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देकर जो है नवंबर 1967 में जो है 67 में एक अपनी सियासी जमात बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस जमात ने 1970 के इंतखाबात में बड़ी कामयाबी, बड़े कम वक्त में कामयाबी हासिल की और मगरबी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सीटें लेकर पहले नंबर पर आए, जिस बिना पर इन्हें जो है 1971 को हुकूमत बनाने की जो है पेशकश की गई। और ये 1971 से 1970 तक पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म रहे। और उसके बाद 1970 में जो है ज़ियाउल हक ने जो है फ़ौज के जो हमारे चीफ थे, उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया और उसके बाद इन पर मुकदमा चला और ये 4 अप्रैल 1979 को इनको फांसी की सज़ा देते हुए ये इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये इनका थोड़ा सा तारुफ था। इन्होंने अपने इस 6 साला दौर इक़्तिदार में पाकिस्तान के लिए क्या कुछ किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है संतों को कौमी तहवील में लेना। जैसे इन्होंने सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ का ओहदा संभाला, तो सबसे पहले इन्होंने एक तकरीर फरमाई। तकरीर में इन्होंने बताया कि पाकिस्तान की जो तारीख़ है, इस वक्त पाकिस्तान एक फैसलाकुन मोड़ पर पहुँच चुका है। हमारा एक हिस्सा हमसे अलग हो गया है और अवाम बहुत मायूस और बददिल हैं। तो हमें इस बहरान से निकलना है और एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है, वो पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था। इस अज़म का इरादा लेते हुए उन्होंने 1971-70 के दौरान जो माशी इस्लाहात की, उसमें सबसे पहले है संतों को कौमी तहवील में लेना। हुआ ये कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हुकूमत संभाली, तो उन्होंने उनके मुशाहिदे में ये बात आई कि मुल्क के अंदर 22 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके पास पूरे मुल्क का जो है
वो तकरीबन 60% सरमाया इनकी मलकियत है। मुल्क के अंदर जो इंश्योरेंस का सरमाया है 80% वो भी इन्हीं का है। तो इन्होंने क्या किया, 22 दिसंबर 1971 को इन 22 खानदानों के पासपोर्ट जब्त कर लिए कि ये मुल्क से बाहर ना भाग जाएं, और 19 कंपनियों को जो 10 करोड़ से जायद के लाइसेंस जारी किए गए थे वो भी मशकूक करार देते हुए कैंसिल कर दिए। और वो मजदूरों के हक में जो है और सनतकारों के जुल्म के खिलाफ बोलते थे। हुकूमत बनाने से पहले उनकी जमात का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, यानी मजदूर की जो बुनियादी ज़रूरियात है, खाना है, उसकी रिहाइश है और उसका जो लिबास है, ये 3 बुनियादी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। तो इस पर अमल दरामद करते हुए उन्होंने क्या किया, 2 जनवरी 1972 को एक ऑर्डिनेंस पास किया। उस ऑर्डिनेंस के तहत जो है 10 बड़ी सनतों को कौमी तहवील में ले लिया गया। इन सनतों में सीमेंट बनाने की सनत थी और पुर्जे जोड़कर मशीन मोटर गाड़ियाँ बनाने की सनत थी, भारी मशीनरी की सनत थी, पेट्रोकेमिकल्स की रिफाई आमा के तहत आने वाली तमाम जो सर्विसेज हैं उनकी सनत थी, ट्रैक्टर बनाने की सनत थी, वगैरह वगैरह। ये 10 बड़ी सनतें जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट की तहवील में ले ली। फिर इन्होंने क्या किया, 20 संतों के जो इदारों के सनती इदारों के जो डायरेक्टर थे उनको उनके करैक्टर मशकूक थे, उनकी कारकर्दगी मशकूक थी, तो इसलिए उन्हें जो है अपने ओहदे से हटा दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। फिर आपने 16 जनवरी को मज़ीद और 11 सनती इदारों को भी कौमी तहवील में ले लिया। इस तरह संतों को कौमी तहवील में लेने का अमल मुकम्मल हो गया। और उसके बाद 16 जनवरी को बैंकों और बीमा कंपनियों को कौमी तहवील में ले लिया गया। जब संतों को कौमी तहवील में ले लेने के बाद पाकिस्तान का जो पैसा था, जो कि लोगों ने निजी बैंक बनाए हुए थे, अपनी मुख्तलिफ बीमा कंपनियां बनाई हुई थी और वो सारा पैसा वहाँ जमा हो रहा था, वो पैसा गर्दिश नहीं कर रहा था। गरीब आवाम के लिए जो है महंगाई बढ़ रही थी, मसाइल बढ़ रहे थे, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बैंकों और बीमा कंपनियों को भी जो है कौमी तहवील में जो है नेशनलाइज करने का फैसला किया। और इस सिलसिले में आपने 19 मार्च 1972 को जो है तमाम बीमा कंपनियों को जो है अपनी कौमी तहवील में लेकर यकजा किया और उन्हें स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, जो कि गवर्नमेंट की तहवील में ये इंश्योरेंस कंपनी थी, ये इसका क़याम अमल में आया। 1 जनवरी 1974 को जितने भी निजी बैंक थे, शेड्यूल्ड बैंक थे, उन सब को भी गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया, अपने तहवील में ले लिया, नेशनलाइज कर दिया। ये 2 बड़े काम करने के बाद, संतों को कौमी तहवील लेने के बाद, बीमा कंपनियों और बैंकों को कौमी तहवील लेने के बाद, अब इन्होंने सबसे पहले संतों के हवाले से जो है एक बाकायदा एक पॉलिसी जारी की कि जो इन प्राइवेट जो फैक्ट्रियां हैं जिनको गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया था, इनके अंदर जो मज़दूर काम करते हैं उन मज़दूरों को भी जो है वो सहूलियात मिलनी चाहिए जो किसी भी सरकारी मुलाजिम को वो सहूलियात दस्तयाब होती हैं। इस तरह की सहूलियात जो है वो मज़दूरों को मैसर होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 10 फरवरी 1972 को जो है वो एक ऑर्डिनेंस जारी किया, वो लेबर इस्लाहात के नाम से जो है वो लेबर रिफॉर्म्स के नाम से वो सामने आया। इसमें क्या सबसे पहले क्या बात की गई कि जो हर फैक्ट्री के जो है सनती इदारे के जो मामलात थे उसके अंदर इंतज़ामी मामलात पर नज़र रखने के लिए उस सनती इदारे के जो मज़दूर हैं उसमें से 20% मज़दूरों को जो है वो उस मामलात को देखभाल करने की नुमाइंदगी दी गई कि वो चेक करें कि कितना मुनाफा है, कितनी इनकम है, कितनी पैदावार है और हमें उस हिसाब से क्या कुछ दिया जा रहा है कि हमारे हकूक़ गस्ब तो नहीं किए जा रहे। तो उनको हिसाबात को चेक करने का इख्तियार भी मज़दूरों की एक इंतज़ामी जो है तंजीम बनाई गई और उन मामलात को देखने के लिए वो मज़दूर मुकर्रर कर दिए गए। मज़दूरों के लिए बोनस, मज़दूरों को साल में 1 तनख्वाह के बराबर बोनस देने का ऐलान किया गया और अगर पैदावार ज़्यादा होगी तो फिर उन्हें मज़ीद खसूसी बोनस भी
दिया जाएगा। औकात कार में तब्दीली। पहले जो है हफ्ते में मजदूर जो है वो 54 घंटे काम करते थे, तो इस औकात कार को कम करके 48 घंटे कर दिया गया, यानी वो डेली 8 घंटे वो जो है वो काम करेंगे। और इसके अलावा अगर पैदावार की वजह से काम ज़्यादा करना पड़ता है तो 8 घंटे के अलावा जो वो काम करेंगे उन्हें उनका ओवर टाइम अलग से दिया जाएगा, वो तनख्वाह से अलग होगा। ये नहीं है कि वो पूरा दिन उनसे काम करवाएं लेकिन तनख्वाह वो एक ही देंगे, नहीं, 8 घंटे उनकी वो टाइम टेबल होगा उनका। 8 घंटे के बाद जितनी देर भी वो काम करेंगे तो वो उनका ओवर टाइम शुमार होगा, उसके उनको अलग से उनकी उजरत दी जाएगी। पेंशन, बीमा और ग्रेजुएटी की जो सहूलतें दी गई, जिस तरह सरकारी मुलाजमीन को सहूलियात होती हैं कि वो जब वो अपनी नौकरी से, अपनी मुलाजमत से रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन मिलती है और बीमा करवा सकते हैं और उन्हें ग्रेजुएटी भी मिलती है। ये ग्रेजुएटी रकम जो होती है ये किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह में से उसकी कटौती होती है और उस पर बैंक में रखा जाता है और उसका मुनाफे समेत उसको रिटायरमेंट के बाद उसको जो पैसा दिया जाता है उसको ग्रेजुएटी कहा जाता है। लेकिन इसमें यह बात की गई कि जो ग्रेजुएटी कटौती जो है ये मजदूरों की तनख्वाह में से नहीं होगी, बल्कि ये मालकान अपनी तरफ से देंगे, जो ग्रेजुएटी के पैसे कटेंगे उनके, तो और उन्हें पेंशन भी दी जाएगी, उन्हें बीमा पॉलिसी भी उनकी करवाई जाएगी और ग्रेजुएटी भी उनकी चलती रहेगी। और इन सब की कटौती जो है उनकी तनख्वाह में से नहीं होगी बल्कि मालकान की तरफ से होगी। रिहायशी मकान दिए जाएंगे, ठीक है, उनको रहने के लिए बाकायदा जो क्वार्टर बनाए जाते हैं उनको मुस्तकिल उनको मालकाना हकूक़ पर वो रिहायशी मकान दिए जाएंगे। उनके बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा और कम से कम हर मजदूर के कम से कम एक बच्चे को मैट्रिक तक, कम से कम एक बच्चे को मैट्रिक तक तालीम मुफ्त दिलवाई जाएगी इदारे की तरफ से। तिब्बी मुआयना जो है वो भी इनका मुफ्त में करवाया जाएगा। सनती रवाबित कमीशन, ट्रेड यूनियंस, बाकायदा यूनियन बनाई गई हर सनती इदारे के अंदर। इन यूनियंस का क्या काम था कि ये सनती रवाबित कमीशन का काम करते थे और ये जो मालकान के और मजदूरों के जब झगड़े होते थे तो उनका हल करवाते थे और इसके लिए बाकायदा जूनियर अदालतें कायम की गई थी। इस तरह हर मजदूर को इस बात का हक दे दिया गया कि वो अपना मुकदमा खुद लड़ सकता है अपने हकूक़ के लिए। शॉप स्टीवर्ड का ओहदा बनाया गया। ये वो ओहदा था कि मजदूरों के जो शिकायत हैं मालकान के साथ, झगड़े हैं, कोई ज़्यादती हैं, तो वो मजदूरों की तरफ से नुमाइंदगी कर मालकान से जाकर मजदूरों के हकूक़ की बात करता था और उनके हकूक़ जो है उनको दिलवाता था। मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़, मजदूरों को मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ उनका यकीनी बनाया गया। मालकान को इस बात से रोक दिया गया कि वो बिला वजह बग़ैर किसी ठोस सबूत के, बग़ैर किसी ठोस वजह के वो किसी भी मजदूर को उन्हें नौकरी से वो नहीं निकाल सकते। अगर वो उन्हें निकालेंगे तो बाकायदा कोई उसकी ठोस वजूहात बयान करेंगे, वरना उन्हें बिला वजह जो है नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। इस सिलसिले में एक हमारा ये आज का लेक्चर यहाँ तक मुकम्मल हो गया है। इस सिलसिले में जो मज़ीद हम बात करेंगे उसमें है ज़रई इस्लाहात, हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो ये हमारा 10th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान का ये आज पहला लेक्चर है और जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और किसी भी किस्म का उन्हें कोई क्वेश्चन है, कोई बात समझ नहीं आई, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो कमेंट करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है और किसी के पास अगर बुक ना हो तो मेरे से वो सॉफ्ट में बुक भी ले सकते हैं और फेसबुक का भी इसमें लिंक है। तो किसी भी किस्म की कोई मसला हो तो वो मेरे साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या नीचे कमेंट के ज़रिए बात कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।